गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर 1 हमारी जीवन रेखा। एक बात बताइएगा, 1 को हमारी जीवन रेखा क्यों कहा गया है? आप सबको पता होगा, ये एक एस्से का टॉपिक भी बन सकता है, इस तरह का कोट देके कि 1 हमारी जीवन रेखा बन सकता है ना? बन सकता है यस ना? मैम। हाँ। यस मैम। इसमें एक लड़का है बूझो, एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी है, वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में जाता है। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। उस बूढ़े आदमी का एक लड़का था जो बूझो, उसने उस बूढ़े आदमी का परिचय किससे कराया? अपने दोस्तों से। ये एक ट्रैवल टाइप का स्टोरी है। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उनका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया नहीं जा रहा है, जस्ट लाइक अ स्टोरी, इसको रिलेट किया जा रहा है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, तो यहाँ पे एक जस्ट अभी इसको रिलेट करना शुरू करेंगे। वो जो बूढ़े आदमी थे प्रोफेसर अहमद, क्योंकि स्वर्ण जयंती समारोह था शहर का, वो थक गए थे क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। थोड़ी देर में बच्चे जब उनके आसपास आकर बैठ जाते हैं, बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे, ये इसलिए उनके चारों ओर आके बैठ गए। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात जो भी कल्चरल इवेंट होता है किसी भी फंक्शन में, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। जो भी वृद्ध व्यक्ति थे, वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने शहर की जो बेरोजगारी की समस्या थी उस पर चर्चा की थी उन सब ने। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। बताया गया था कि शहर के बाहर जो वन है उसको हम लोग साफ वाफ कर देंगे, फिर वहां पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश होगा और लोगों को इस तरीके से रोजगार मिलेगा। इस तरीके से जो है ना कुछ प्लान चल रहा था रोजगार बढ़ाने का। इसमें शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को यह बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। एट द सेम टाइम जब इस तरीके का बात चल रहा था, वहीं पे बैठे बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे वृद्ध व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था। हम सब जानते हैं कि इस चीज का विरोध क्यों किया गया होगा। कोई एक बता दो कि क्यों विरोध हुआ होगा। क्यों विरोध हुआ होगा? आप लोग नहीं सुन पा रहे हो क्या? सुन रहे मैम। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आखिर क्यों विरोध हुआ होगा? जो कारखाना स्टैब्लिश करने का जो बात चल रहा था, लोगों ने क्यों विरोध किया होगा? मैम, किसी भी कारखाने को स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ जगह की जरूरत होगी और जगह पेड़ को काट कर ही बनाया जाएगा, तो इससे वन संसाधन की क्षति होगी। ठीक है, इसलिए वन संसाधन को काटा जाएगा। इसलिए कुछ लोग जो थे, जो नॉलेजेबल पर्सन थे, इस चीज का विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमने सब टाइटल ही पढ़ लिया कि वन हमारी जीवन रेखा है। फिर भी उस जीवन रेखा को आप समाप्त करेंगे, फिर आप फैक्ट्री लगाएंगे या जो भी कारखाने लगाएंगे। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लिए हमारे लिए हमारा जो फेफड़ा है वो उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, तो अब किसके हेल्प से सांस लेते हैं? अपने फेफड़े की मदद से हम सांस लेते हैं। उसी तरीके से ये जो वन है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ग्रीन लंग्स हम इन्हें कह सकते हैं और कहा भी जाता है। वन क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी जब भी जल हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, चाहे वो पॉल्यूटेड फॉर्म में हो, तो उसको जल को एक तरीके से प्योर करने का काम करता है। नेचुरल तौर पे खुद ब खुद वाटर साफ होता है बाय द हेल्प ऑफ हमारा जो वन है, हमारा जो जंगल है, उसके थ्रू जल में क्या होता है, जो अनप्योरिटी है, एक तरीके से डर्टी पार्ट है, वो सब क्लीन होता है खुद। किसके द्वारा? वनों के द्वारा, जंगलों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा। उनकी बातें सुनकर बच्चे भी भ्रमित हो गए। क्या ऐसा होता है? इस बात को सोच के बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। बच्चे वन नहीं देखे थे, इसलिए सरप्राइज हो गए थे कि वन कैसे साफ कर सकता है या वन क्या होता है। यहाँ पे आप जंगलों का एक दृश्य, वनों का एक दृश्य आप देख रहे हैं। वन भ्रमण पे आप जाने का पॉइंट है। एक रविवार प्रातः सुबह की बात है। बच्चे अपने साथ चाकू, हैंडलेस ले गए थे, साथ साथ छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टिबू मिला। बच्चों का जो उम्र था उसके हम उम्र का उनको एक लड़का मिलता है टिबू, जो कि पास के गांव का रहता है।
जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। क्या कर रहा था, सुबह एक्चुअली ये लोग निकले थे, तो सुबह सुबह मवेशियों को ले जाते हैं ना चराने के लिए। कहीं कहीं गाँव में देखोगे कि खेतों में छोड़ देते हैं या चारागाह में छोड़ देते हैं मवेशियों को चरने के लिए। अब कुछ देर तक उसको छोड़ के फिर थोड़ी देर के बाद उसको वापस ले जाते हैं ताकि उसका पेट भर जाए उतने देर में। तो ये जो टीबू था अपने मवेशियों को अपनी चाची के साथ चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत एक्टिव है, टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वो मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहां जा रहा था। बहुत तेजी से वो काम कर रहा था, इसलिए उन्हें ये एहसास हो गया। मवेशियों को रखने का क्या मतलब, जब मवेशियों को एक तरीके से चारागाह पे ले जाना होगा चढ़ने के लिए, तो जल्दी जल्दी मवेशियों को लाना होगा, ले जाना होगा, कौन सा ले जाना है, कौन नहीं ले जाना है, कितने ले जाने हैं, तो ये काम वो कर रहा था। काफी एक्टिव बच्चा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। बच्चों ने आपस में बात की होगी, तब बच्चों ने बताया कि वो इस तरीके से वन में जा रहे हैं, तो टीबू ने भी सोचा मैं भी जाऊंगा, तो टीबू भी साथ चलना शुरू कर देता है। जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। मवेशियों को कौन ले गया, एक तरीके से चढ़ने के लिए चाची ले गई। टीबू उन सब लोगों के साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ वो निकल पड़ा वन में घूमने के लिए। टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। नहीं, यहाँ से जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, जो टीबू नाम का लड़का था उसने सबको हाथ दिखा करके शांत रहने के लिए बोला। एक तरीके से इशारा करता है। क्यों इशारा करता है, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जो जंतु हैं, जो जंगली जानवर हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और इस तरीके से वो एक्टिव होकर हमारी ओर आ सकते हैं, उन सब की ओर जो लोग वन में गए थे। इसलिए उसने शांत रहने के लिए कहा। फिर क्या होता है, फिर उन्हें टीबू जो है वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकते थे। अब ऊंचे स्थान पे जाओगे तो आराम से नीचे की किसी भी चीज को आप देख पाओगे, इसलिए ऊंचे स्थान पे सबको टीबू वन से जो ऊंचाई वाला स्थान था वहां पे ले गया। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं भी उनको लैंड का कोई पार्ट नहीं दिख रहा था। चारों तरफ उन्हें वृक्ष के शिखरों, जो वृक्ष है वो भरे पड़े थे, क्योंकि वृक्ष के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण चढ़ा दिया था। मतलब लैंड का सारा पार्ट जो था इस तरीके से हरियाली से कवर था, ढका हुआ था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था। ये बोल रहे हैं कि ये जो आवरण है, ये जो पूरा जो जंगल का पार्ट है, वो समान रूप से हरा नहीं था। कहीं कहीं हरियाली थी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा बीच का पार्ट दिख रहा था। जैसे ऊपर से देखोगे तो हरियाली दिखेगा, जैसे ये मिट्टी, थोड़ा सा सॉइल कहीं कहीं आपको नजर आएगा। एक समान रूप से कवर नहीं था पूरी हरियाली से। यहाँ पे देखो कुछ जंतु दिखाई दे रहे हैं। ये तो आई थिंक सुअर है, ये तो जंगली भैंसा लग रहा मुझे, पता नहीं ये क्या है। समान रूप से हरा नहीं था। वहां का जो वातावरण था जंगल का काफी शांत था और ठंडी हवा मंद रूप से गति कर रही थी, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अभी तक तो कुछ पूछने वाली बात नहीं है। नहीं मैम। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए थे। जब आपको अच्छी और हवी फ्रेश एयर मिलता है तो आप अपने आप खुश हो जाते हो। तो बच्चे भी अब काफी अच्छा फील कर रहे थे, फ्रेश फील कर रहे थे। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। जब नीचे आ रहे थे वो लोग ऊंचाई से, यानी वनों का जो ऊंचा पार्ट था उससे जब नीचे आ रहे थे, तो कुछ पक्षियों की आवाज और उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। साथ साथ वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं से कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दे रहा था। कई बार पत्ते भी आपस में टकराते हैं हवा की गति करने के लिए, तो जैसे सरसराहट की आवाज आपको पत्तों की भी सुनाई देती है, पक्षियों की तो सुनाई दे ही रही थी। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा। वो जो बच्चा था, जो आंटी जी चराने ले गई मवेशियों को, उन्हीं के साथ ये रहता। टीबू बच्चा आप लोगों ने पढ़ा है अभी, जो साथ में जंगल चला आया था। टीबू ने उन्हें फिर शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। जंगल की तो ये तो सामान्य बात है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लोग थे तो इसलिए उन्होंने बोला कि शांत रहो, कुछ ऐसी बात नहीं है। बच्चों की उपस्थिति के कारण बच्चे जैसे जैसे जंगल में आ गए थे, फॉरेस्ट में, वन में चले आए थे, उनकी उपस्थिति को देख के कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। जो बंदर नीचे भी थे वो लोगों को देख के वृक्षों पर अब ऊंची ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। अब स्वाभाविक सी बात है, वन में अगर हम जाएंगे तो पक्षी बेचारे या जंतु बेचारे जो आराम से अपने एरिया में घूम घाम रहे होंगे, इधर उधर विचरण कर रहे होंगे, वो हमें देख के सोचेंगे ही ना, पता नहीं ये कौन आ गया, हमारे जैसे तो मिलते जुलते नहीं है, हम उनके जैसे तो नहीं है। तो घबरा गए, थोड़ा अशांत हो गए और अपने अपने सेफ्टी के लिए ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ने लगे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। साथ साथ कोई भी
बर्ड है या कोई भी एनिमल है जब स्पेशल आवाज निकालता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि बार बार वो आवाज करके अपने जंतुओं को, अपने जो उनके जो एक तरीके से जो भी जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनको आवाज निकाल के, उनको ध्वनि करके, उनको अलर्ट रहने के लिए बोल देता है कि कोई हम में से, हम सबसे अलग कोई अभी इस वन में आ चुका है। इस तरीके से वो अलर्ट कर देते हैं, एक तरीके से चेतावनी दे देते हैं। अलर्ट का मतलब चेतावनी देना ही होता है। टीबू ने यह भी बताया कि सुकर मतलब वराह या सुअर जिसको बोलते हैं, गौर मतलब बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा वन होता है, सबसे ज्यादा एक तरीके से घना वन होता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको ये सब जानवर देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई पूछे कि सघन वन क्षेत्रों में कौन कौन रहता है, तो वराह, सुकर भी बोल सकते हो या सुअर भी बोल सकते हो, गौर, इसको बाइसन भी बोलते हैं, गीदड़, सेही, हाथी और इन जैसे अन्य जंतु। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक घने क्षेत्रों में, अधिक सघन एरिया में नहीं जाना चाहिए। अहमद जो कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया बच्चों को अधिक घने वनों में हमें नहीं जाना चाहिए, ज्यादा अंदर की ओर नहीं जाना चाहिए। बुझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवास के रूप में पढ़ा था, क्योंकि वन किसके लिए आवास है? जंगली जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए, सांपों के लिए, कीड़ों के लिए, उन सबका घर है। तो उनके घर में आप जाइएगा तो उनको तो डिस्टर्ब फील होगा ही। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करता है। तो वन में सिर्फ हमारे जानवर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी रहते हैं, उनका भी वो घर है, प्राकृतिक आवास है। तो वो एक तरीके से वन हमारे जंतुओं को भी एक घर देता है, आश्रय देता है। आपके पेड़ों पे घोंसला बना के बहुत चिड़िया रहती है, सांप रहता है, बिच्छू रहते हैं, कीड़े रहते हैं और बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। यहाँ पे देखिए नीम, पता नहीं नीम को आप लोग पहचान पाओगे कि नहीं, बस एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग पता नहीं पहचानते हो कि नहीं। बांस, नीम, बांस, साथ साथ यहाँ पे शीशम है और शिमल है, पता नहीं इसको आप लोगों ने देखा है कि नहीं। वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप का मतलब पेड़, ठीक है, उनको दिखाया गया है। बांस के पेड़ को आप लोग देखे हो, नीम देखा है? बांस वाला नीम भी देखे मैम, लेकिन फोटो में क्लियर नहीं है। फोटो में क्लियर नहीं है, हाँ ठीक है। बांस देखे हो? हाँ मैम। चलो एक काम करना ना, बांस, सेमल, शीशम, ये सब आप अगर पहचानते हो, अगर आसपास में होगा तो उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना, तब हम समझेंगे, आपको समझ में आता है। मैम आसपास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिनके आसपास जिसके आसपास होगा वो भेजिएगा, ठीक है। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे, जो एरिया था जिसपे बच्चे चल रहे थे, जो क्षेत्र था, जो वन था, वह उबड़ खाबड़ थी। वो जो पूरा वन का पार्ट था वो उबड़ खाबड़ था और अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी, वो जो लैंड थी, जमीन थी। टीबू ने सॉल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। क्यों मदद कर सका वो बच्चा? क्योंकि वो एकदम जंगल के पास में ही रहता था अपने जानवरों के साथ में, तो हमेशा वो जानवरों को चराने जाता होगा। इस तरीके से वो नेचर के करीब था, जुड़ा हुआ था नेचर से, तो उसने इन चीजों को आसानी से पहचान लिया। बट कुछ बच्चे आज भी हैं जो इन पेड़ों को नहीं पहचान पाते। बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि काली मिर्च कौन सी है और जीरा कौन सा है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं आसपास भी, और बट अलग बात है कि उनका जो मतलब बुकिश नॉलेज है वो काफी स्ट्रांग है। आगे बात छोड़िए, वो सब हमें नहीं जानना, बट हम सबको नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, साग और घास पाई जाती हैं। ये सब हमारा जो प्लांट का एक टाइप है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, है ना, उन सब का एक टाइप है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं जैसे लपेट के जो ऊपर एक तरीके से जमीन पे लपटी रहती हो, नीचे में बढ़ती जाती हैं। एक तरीके से खरबूजा बोल सकते हो, साथ साथ तरबूजा भी रहता है, खीरा भी रहता है। और आरोही का मतलब कुछ ऐसे ग्रेप वाइन जो ऊपर में लपट के ऊपर जाता है। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो कुछ ऐसे ब्रांचेज होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरीके की जो अलग अलग टाइप की जो पेड़ आप दो पढ़ रहे हो, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे पेड़ों के ऊपर लपेट करके सपोर्ट लेके भी चढ़ती हैं, साथ साथ कुछ नीचे जमीन पे भी ऐसे फैल जाती हैं। जैसे रेंगती है ना, मान लो कोई रेंगता है ना, कौन रेंगता है, जैसे कछुआ रेंगता है, वैसे ही वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था। वृक्ष इतने घने थे, जंगल इतना घना था, जिसकी वजह से सूर्य का जो रोशनी आसानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कहीं कहीं से हल्का सा छनके दिख रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधेरा था। 17.1 आपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिसे वनों से प्राप्त किया जाता है। आपके घर में, सबके घर में बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो वनों से प्राप्त की गई लकड़ियों से बनाए जाते हैं। आपकी सूची में कांच से बनी हुई अनेक वस्तुएं हैं, जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं, टेबल, चेयर, बेंच, सब कुछ हो सकता है।
क्या आप जानते हैं कि गोंद गोंद भी हम लोग यूज करते हैं, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जो कि जड़ी बूटी कहते हैं, भी वन से प्राप्त होता है। चंदन, नीम का जो पत्ती है वो एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी, ये सभी मेडिसिनल प्लांट है। एलोवेरा, ये सब हमें एक तरीके से मेडिसिन के रूप में हम यूज करते हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। शीला को ये जानना था, जो बच्चों का एक ग्रुप था उसमें एक शीला नाम की लड़की थी, उसे ये जानना था कि आखिर इन पेड़ों को किसने लगाया है। हम सबके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है इस तरीके से, आखिर इतने घने वन आ कैसे गए जब वहां कोई आबादी जाती नहीं है, रोकती नहीं है, सीड नहीं लगाती है। फिर भी पहले तो ये देखिए यहाँ समझाना क्या चाहते हैं। ये शहद जो हमें हनी से प्राप्त होता है, हनी बी से। मोहरी लाख है, ये आपको प्राप्त हुआ है, लाख का पेड़ होता है। गोंद है, कत्था है जो कि पान के साथ खाते हैं, और लकड़ी की ऊंट की मूर्ति है। ऊँटी है ना ये, और कुछ तो नहीं है, मुझे तो ऊँटी लग रहा है। तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं, आखिर ये पेड़ यहाँ पे कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसका फल भी तो गिरता होगा, तो उस पेड़ों में उस वनों में तो कोई आदमी जाता नहीं है फलों के बीजों को खाने या फलों को खाने। बहुत तरीके के प्लांट है, बहुत तरीके के पेड़ हैं, उन सबका सीड खुद ग्रो होता है, मेच्योर होकर वहीं पे गिर जाता है। वन की भूमि उनके अंकुरन और जलोदोभिद और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। वन का जो भूमि है, जो जमीन है, वो उस सीड के लिए, जो सीड वो एक तरीके से पक करके उसी पेड़ से गिर गया है, वो अंकुरन मतलब जर्मिनेट होने के लिए उचित इन्वायरमेंट देता है उस न्यू प्लांट के लिए। नवोद्भिद का मतलब होता है बेबी प्लांट, जो छोटा सा पौधा रहता है, जस्ट उसमें से थोड़ा सा हरा पार्ट आया ही रहता है, एक तरीके से जर्मिनेट हुआ रहता है। और पौधों में विकसित होने के लिए ये सब जो उचित इन्वायरमेंट है वो प्रदान करता है कौन, हमारा वन। उसमें आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं, धूप की जरूरत नहीं, वो नेचुरली खुद उसको सन मिल रहा है, खुद उसको पानी मिल रहा है जमीन के थ्रू, खुद उसको खाने की जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, ये सभी चीजें हैं जमीन से मिल रही हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, 100 है या 200 सीड है या बहुत सारे सीड गिरे हैं, तो क्या सभी पेड़ों के रूप में बन पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं? नहीं, कुछ ही ग्रो कर पाते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब आप मेढक के बारे में पढ़े होंगे तो मेढक जो है ना, उसकी जो फीमेल मेढक की है वो एक बार में बहुत सारा अंडा रिलीज करती है, बट उसमें से ही कुछ मेच्योर होके एक तरीके से बेबी फ्रॉग बन पाता है। ठीक है, और बहुत सारे जो अंडे हैं वेस्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं इधर उधर, फर्टिलाइज नहीं हो पाते, या बहुत सारे अंडे ऐसे होते हैं जिनको मछलियों के द्वारा, किसी जलीय जीवों के द्वारा खा लिया जाता है। तो सोचो, क्या अगर मान लो 1000 उसने अपने अंडे दिए, तो क्या 1000 अंडे सच में रियल मेढक बन पाएंगे? नहीं ना, नहीं बन पाएंगे ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि जितने सीड्स गिरते हैं जमीन पे, सब नया प्लांट नहीं बन पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो जो शिखर कहलाता है। जब कोई भी पेड़ का पार्ट, जब इसका जो ब्रांच होता है, तना तक का जो हिस्सा होता है, और तने से ऊपर अगर उठ गया, जैसे यहाँ तना तक का पार्ट आया, ब्रांच स्टीम तक का पार्ट आया, वहां से ऊपर उठ गया तो उसको शिखर बोलने लगते हैं। तो शिखर एक तरीके से सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी ये शिखर कहलाता है। इस पेड़ का भी शिखर है, ऊंचा पार्ट, इन सब का जो एक तरीके से स्टीम से सबसे ऊपर का पार्ट है, शिखर कहलाता है। वही यहाँ पे समझाया गया है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती। कुछ ऐसे पेड़ आपको दिखेंगे जो छोटे पेड़ों से भी ऊपर ऊंचाई तक आ गए होते हैं, और वैसे पेड़ों को हम कहते हैं, उन्होंने बताया कि यह वितान या कैनोपी कहलाता है। कौन कहलाता है? वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। तो ये जो छत की तरह दिखाई देती हैं उसी को कैनोपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोपी। जब किसी भी छोटे पेड़ों के ऊपर बड़े पेड़ों का जो एक पूरा छत बन जाता है, छाया बन जाता है, पूरा शैडो लाइक, उसको कैनोपी कहते हैं, हिंदी में वितान कहते हैं। 17.7 में दिखाया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये जो स्टेम तक का पार्ट है, स्टेम से ऊपर उठ गया तो ये इसका शिखर बन गया सारे पेड़ों का, स्टेम से ऊपर का पार्ट। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो यहीं तक की बड़े होते हैं, उसके ऊपर जब बड़े पेड़ अपना एक पूरा घेरा बना लेते हैं, उसी को वितान बोलते हैं। अधोतल होता है नीचे का पार्ट, नीचे वाले सभी पौधे जो अधोतल, इसके यानी कि स्टेम के पार्ट तक ही होते हैं, अधोतल तल तक ही होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को हमें भरना है। सबसे पहले गोंद कहाँ से, किस किस पेड़ से मिलता है, लकड़ी किस किस पेड़ से मिलता है, तो शीशम के अलावा क्या हो सकता है, सीमल हो सकता है, नीम हो सकता है, आम हो सकता है। औषधीय प्लांट क्या हो सकता है, नीम हो सकता है, तुलसी, एलोवेरा, उसके साथ हिबिस्कस और सारा भी प्लांट हो सकता है। चंदन का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, राई का तेल होता है, अलसी का तेल होता है, और सारा भी प्लांट आपको भरना है। तो ये वाला आप लोग खुद से करके भेजोगे, ये बहुत शॉर्ट है, चिटिंग नहीं करना है। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। किसी वन का मतलब हो गया जंगल, कोई फॉरेस्ट, और उद्यान का मतलब हो गया बगीचा, एक छोटा सा बगीचा। और वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। जब आप वन में जाते हैं, उस बगीचे या वाटिका में जाते हैं, तो हर एक पेड़ को देखिए और उनके नाम पहचानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में अगर आपको नहीं आ रहा है तो अपने किसी रिलेटिव की भी सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर्स की भी, जिसकी हेल्प लेनी हो। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषता, यानी कि उनकी लंबाई कितनी है, उसमें पत्तियों का आकार कैसा है, उसका शिखर कितना ऊंचा है, कैसा है, पुष्प, उसके फूल कैसे हैं, उसका फल किस तरीके का है, हरा है, लाल है, इन सब चीजों को आपको कैटेगराइज करके लिखना है, नोट डाउन करना है। यह तो खैर बताया गया है। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाने हैं, जैसे कि किसी का इस तरीके से कोनिकल बनेगा, शंकु जैसा, किसी का स्ट्रेट लगेगा लेंथ में, किसी का सर्कुलर बनेगा। तो ये सब चीजें समझने वाली है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप साइज में परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं, यानी सभी पेड़ों का जो शिखर होता है अलग नहीं होता है, साइज में, आकृति में सभी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, यानी हर एक ऊंचाई पर एक अलग लेयर बनेगा। जैसे इसके ऊंचाई के बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, इसकी ऊंचाई के बहुत सारे पेड़ बन जाएंगे, तो फिर एक अलग लेयर बनेगा। इसकी ऊंचाई का बहुत सारा एक तरीके के पेड़ मिलकर के इसके एज ग्रुप का पूरा बन जाएंगे, इसके हाइट का, फिर इसके हाइट का, तो उनका एक लेयर बनता जाएगा, उनका एक तरीके से समूह बनता जाएगा। और फिर वो अपने आप को उस तरीके से वन में पूरे तरीके से बिखरे पड़े होते हैं, एक तरीके से पूरा आवरण एक तरीके से बन जाता है। यहाँ पे थे हम लोग। इन्हें अधोतल कहते हैं, यानी कि एक ही तल पे, एक ही ऊंचाई पे, तल का मतलब क्या, एक ही ऊंचाई पे जब एक ही प्रकार या किसी विशेष प्रकार की पौधों का एक ग्रुप पूरा जमा हो जाते हैं, उसे अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। विशाल और ऊंचे जो वृक्ष होते हैं, वो शीर्ष का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, वो शीर्ष परत बनाते हैं, यानी सबसे ऊंचा टॉप पार्ट बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जो नीचे वाला रहेगा वो नीचे का पार्ट बनाएगा। अधोतल का मतलब नीचे तल का भाग बनाएगा। जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं। किसके, यानी इन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे क्या क्या हो सकते हैं, झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास की परतें। इतनी ऊंची ऊंची घास की परतें आपको मिल जाएंगी इन सब के नीचे नीचे। जब आप वन में जाएंगे तो घास की परतें भी आपको मिलेंगी। कुछ घास बहुत लंबी लंबी होगी, कुछ छोटी होगी। और सबसे नीचे की परत साख कहलाती है, साख बोलते हैं उसको। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? जाहिर सी बात है अलग। क्या सुंदरवन में पाए जाने वाला जो जंगल होगा अमेजन में पाए जाने वाले जंगलों की अपेक्षा सेम होगा या उससे अलग होगा? अलग होगा। हाँ, बहुत अच्छा। दोनों में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि अमेजन के जंगल में हर एक टाइप्स के पेड़ पौधे, हर एक टाइप का एनिमल मिल जाएगा आपको, ऐसा बोला जाता है। और अमेजन फॉरेस्ट को हमारे अर्थ का लंग्स कहा जाता है। ठीक है, यस मैम, पृथ्वी के फेफड़े। हाँ, तो अगर अमेजन ही नहीं, जो भी जंगल है, जो भी एक ग्रीन पार्ट है, वो हमारे लैंड का हार्ट, एक तरीके से लंग्स का काम करता है। वो उसको एयर देता है, उसको जीवित रखता है। ये डिफाइन किया जाता है। लंग्स बोल रहे हो आप, लेकिन उसका एक काफी डीपली उसका मीनिंग भी छुपा हुआ है। सिर्फ शब्दों से नहीं, उसके अर्थ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमें एक ऐसे टाइप वाला पूरा हमें रोल लिखना पड़ता है। क्या सभी वनों में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि नहीं, जो हर एक जंगलों में विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्म में विभिन्नता पाई जाती है। हर एक जगह का जो जलवायु कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन होता है या इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, वो अलग होता है। कहीं का ज्यादा टेम्परेचर रहता है, कहीं का कम होता है, कहीं का एकदम एक तरीके से ना ज्यादा कूल होता है ना ज्यादा ड्राई होता है। तो हर एक जगह का जब कंडीशन अलग है, हर एक जगह पे बारिश का एक तरीके से मेजरमेंट कम है या किसी का ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वहां पे पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे आपको। जंतुओं के प्रकार भी इन वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जगह आपको देखोगे काला हिरन मिल रहा है, कहीं पे व्हाइट हिरन मिल रहा है, कहीं पे कुछ सफेद हाथी मिल रहे हैं, कहीं पे बहुत बड़ा बड़ा अजीब टाइप का सांप मिल रहा है, घड़ियाल मिल रहा है। तो हर एक जगह एक ही टाइप का स्पेसीज नहीं मिलेगा। ठीक है,
कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहां मंडराने लगे। हम बच्चों की आदत होती है कि फूलों के चारों ओर मंडराने लगते हैं, या कहीं कोई चीज पेड़ अच्छा लगता है तो उसको देखने लगते हैं। वही यहाँ बहुत सारे बच्चे तितलियों को पकड़ते हैं, सबने पकड़ा होगा तितली। तितलियों को पकड़ने के लिए उनके चारों ओर मंडराने लगे। तभी क्या होता है, उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों में और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गई थी। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जब उनके पास जाएंगे तो आपके कपड़ों पे वो लग जाएगा। और एक सीड मैंने भी देखा, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो गोल गोल सा होता है और उसके जो बॉडी पार्ट पे नुकीला लगता है, कटीला कुछ है, वो आपके कपड़ों से चिपक जाता है, बालों में भी वो चिपक जाता है। और जब तक कोई दूसरा ना हटाए वो खुद हटेगा ही नहीं। हाँ मैम, बचपन में खेलते खेलते लग जाता था वो। हाँ, वो एकदम गोल गोल सा होता झाड़ियों है। में रहता था वो। ऐसे तो हरा हरा होता है, लेकिन वो थोड़ा सूख यस गया मैम। ना तो वो गोल्डन हो जाता है, गोल्डन टाइप का। तो वो चिपक जाया करता था। तो इसकी या कुछ झाड़ियां हैं जो आपको कपड़ों से चिपक जाएंगी। धान के खेतों में चले, जब जब धान की बालियां सूख गई हैं तो आपके कपड़ों में धान की बालियां कुछ चिपक जाएंगी। तो ये सब जायज सी बात है। तो ये बच्चों के साथ हुआ था। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सल गल रही छैमान पत्तियों पर अनेक, आई थिंक यहाँ नहीं है, अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। हमारे वनों में एक तरीका पाया जाता है, नेचुरल एक तरीके से मेथड बोल सकते हो। जब सारी पत्तियां, जब पेड़ों की पत्तियां जो झड़ती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, और कुछ टाइप्स का जो पेड़ है जो डेड हो गया, वो भी सड़ता गलता रहता है। घने जंगलों में तो कोई इंसान जाता नहीं है जो चुनेगा पत्तियों को, पेड़ों को चुनेगा। तो इस तरीके से कुछ सड़ता गलता रहता है। क्षयमान का मतलब है कि वो डिकम्पोज होता रहता है, डिके होता रहता है, नष्ट होता रहता है। तो नष्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? तो जब नष्ट होता रहता है ना, तो वहां देखोगे बहुत सारा कीट मकोड़ा उस पर मंडराता रहेगा, बहुत सारा मकड़ी, बहुत सारा गिलहरी कुछ खाती रहेगी, बहुत सारा चींटी लगा रहेगा। चींटी तो आम तौर पे छोटा सा जब गिरगिट मर जाता है उसके ऊपर भी जब चींटियां मंडराने लगती हैं तो आप सोच सकते हो कि चींटियां तो आपको हर जगह दिख जाएंगी आसानी से, जहां पे कुछ डिकम्पोज हो रहा है। अभी मिठाई खा के थोड़ा सा रस अगर गिर गया, फिर देखो थोड़ी देर में काली चींटियां आके वहां पे लगने लगेगी, तो तुरंत मैम, मिल जाएगी। जी बोलिए मैम गर्मी में चींटियां ज्यादा आती है और ठंड में कम, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है ना कि गर्मी में सबको चाहिए होता है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम सबको रिलीफ चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है। मेन रीजन ये है। ठंडियों में क्या होता है कि बहुत सारे जो जंतु, आप देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। जो छोटा छोटा जीव बच्चों को दिख रहा था कि वो अपने साथ नोटबुक भी ले गए थे। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी। वो जो वन का जो भूमि था वो गहरे रंग का दिखाई दे रहा था, तथा सूखी और छैमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों, छोटे साकों से ढकी हुई थी। कौन? ये जो पूरा जमीन का पार्ट था, इन सब चीजों से ढका हुआ था। छैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। जब कोई भी चीज नष्ट होने लगता है तो वो गर्म था और थोड़ा सा मॉइस्चराइज था, थोड़ा सा अंदर से नमी भी था, साथ साथ गर्म भी था। ऐसा क्यों था, इसके आगे का वजह इसमें दिया है। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। बच्चों ने बीज जमा किया और कुछ कुछ पत्तियां भी जमा की। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान लग रहा था। आराम लग रहा था उनको चलना, लेकिन सपोज उसमें कोई अगर कांटा छुपा हो तो वो आपके पैरों में चुभ भी सकता है। यह क्षयमान पदार्थ से सदैव गर्म होते रहते हैं। ये जो भी पदार्थ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है वो सदैव गर्म होते रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको एक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है। इस तरीके का काम हम लोगों ने बहुत बार अपने चैप्टर्स को पढ़ते समय किया है। एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, ठीक है, आप सबको। और जो भी आपके घर से कचरा निकल रहा है, जैसे कि सब्जियों का छिलका, सूखी पत्ती, कुछ भी इस तरीके का वेस्ट, कागज, है ना, कोशिश करना है कील वगैरह नहीं हो, लोहा वगैरह नहीं हो। और ये सब जब निकले एक तरीके से, वो आपको उस मिट्टी के गड्ढे में रख देना है और फिर मिट्टी से कवर कर देना है। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से जल भी आपको डाल देना है, पानी पटा देना है। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत आप हटा लीजिएगा। जब आप ऊपर का वो जो पार्ट था, मिट्टी का लेयर जिसे आप ढके थे, उसको जब आप हटाओगे, अंदर का जो ये जो पदार्थ है वो गर्म रहेगा। इसका मतलब है क्योंकि जब वो क्षय होने लगता है तो उसका जो एक तरीके से पूरा जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लगता है, क्योंकि वो टूटने की वजह से अंदर का इन्वायरमेंट है वो गर्म फील करने लगता है, एक दूसरे को एक तरीके से तोड़ता रहता है। तो सेम पैटर्न हमारे जंगलों में भी होता है। अंदर का जो ये सब कचरा है जब सड़ने लगता है, यही कारण है कि बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि कूड़ा और कचरा का जो कबार है, उस कबार में स्वतः ही आग लग गई। कैसे आग लग सकती है? इसी प्रक्रिया के द्वारा आग लग जाता है। जब ज्यादा घर्षण होने लगता है चीजों में तो स्वतः ही आग लग जाता है। जंगल में आग लग गई, अमेजन के जंगल में आग, सपोज कर सकते हो, सोच सकते हो कैसे, क्या किसी ने आग लगाई थी? नहीं। टेम्परेचर कभी कभी इतना अधिक होता है कि स्वतः ही घर्षण, एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराते हैं और पता चला आग लग गई। तो इस तरीके से होता है। क्या कोई वहां जाके आग लगाता है? नहीं।
ठीक है, वो घर्षण होता है, वो एक तरीके का फोर्स है जो बार बार एक दूसरे के संपर्क में आने से ऐसा होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आदि मानव वाला एक चैप्टर, आप लोग पढ़े होगे, खुद भी पढ़े होगे, जब पत्थर को बार बार एक दूसरे पे ऐसे ऐसे घस रहा था तो चिंगारी निकलने लगी थी। तो चिंगारी के पास अगर पेपर को रख दोगे तो जलना तो शुरू कर देगा। उस तरीके से एक तरीके से घर्षण की वजह से आग लगना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जब आपने ऊपर से मिट्टी हटाई, अंदर का जो कूड़ा था वो गर्म दिख रहा था और वो खाद बन जाता है, आप सबको पता है, कंपोस्ट खाद। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब पहेली तो एक बच्ची थी, उसको उतना पता नहीं, उसने सोचा कि इतना सारा तो वृक्ष है, एक दो हम काट ही दे तो क्या ही हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मितोपोषियों के बारे में पढ़ा है। एक बात बता दीजिए, स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं और अपना खाना मितपोषी स्वयं क्या बनाते होते हैं। हैं, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिलहाल नवे, हाँ मैम जी बोलिए, कुछ बोल रही हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाँ तो यही जानना था कि आखिर इतने पेड़ हैं, फिर एक दो को काट ही दे तो क्या होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वो शाक भक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधा खाता हो, चाहे वो मांस खाता हो, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो आप डायरेक्ट रूप से डिपेंड हो या इनडायरेक्ट। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं पर भोजन के रूप में ले लिया जाता है। जैसे अभी छोटा सा जो एक तरीके से कोई भी जानवर मान लो कि जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या खाती है, फल खाती है। कोई एनिमल क्या खाता है, फल खाता है, घास खाता है। खरगोश क्या खाता है, घास खाता है, साग सब्जी खाता है। बट उन सबको भी किसी बड़े एनिमल्स के द्वारा, जैसे बाघ है तो वो खरगोश को खा जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि जो जानवर साग का आहार करते हैं, यानी साग सब्जी खाते हैं, उन्हीं जानवरों को किसी बड़े जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। और इस प्रकार का जो क्रम है वो चलता रहता है। इस प्रकार की श्रृंखला चलती रहती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। उदाहरण के लिए देख लो, नीचे दिया है, घास को कीटों के द्वारा खाया जाता है। छोटे छोटे जो कीट है वो घास को खाते रहते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो घास में बहुत सारा कीट आपको मिल जाएगा, इंसेक्ट्स। जैसे मान लो एक ग्रास ओपर है, तो ग्रास ओपर भी खाता है घास को, तो मेढक आएगा और ग्रास ओपर को खा जाएगा। यानी कि वो जो हड़ा हड़ा होता है ना ग्रास ओपर, जिसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं, आम भाषा में हड़ा हड़ा होता है, देखिए होगे, हड़ा हड़ा नहीं होता, उड़ता रहता है, तो मेढक उसको खा जाता है। ठीक है, और मेढक को कौन खाएगा, सांप खा जाएगा एक बार में। सांप को कौन खा जाएगा, गरुड़ खा जाएगा, चील खा जाएगा। तो ये एक तरीके से श्रृंखला चलती रहती है और इसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। खाद्य का मतलब होता है खाना, श्रृंखला मतलब एक सीरीज, एक लाइन। तो खाने के लिए जो ये जो श्रृंखला चल रही है इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। थोड़ा सा देख लो इमेज को अच्छे से। वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध होता है। वन में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ के साथ साथ मिट्टी होती है, और अपघटकों का मतलब कुछ छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं जो इन पौधों पेड़ों के जो डिकम्पोज पार्ट है उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। पोषक पदार्थ इनको मिट्टी से मिलता है, जल भी मिलता है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से खाना बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसी को समझाया जा रहा है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। वन में सिर्फ इसी टाइप की खाद्य श्रृंखला नहीं मिलेगी, आपको बहुत तरीके की खाद्य श्रृंखला मिल जाएगी। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हर एक जानवर दूसरे जानवर के द्वारा खा लिया जाता है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर मेढक मर जाए तो मेढक को खाने वाला जो सांप है, सांप बेचारा तो भूखे रह जाएगा, और सांप अगर मेढक मर गया तो साथ साथ ग्रास होपर की संख्या बढ़ जाएगी। तो राम जी का घोड़ा था जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टिड्डा जिसको बोलते हैं, अगर वो बढ़ गया तो टिड्डों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक तरीके से उसकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे लिए वो डेंजर हो गया, है ना, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। और मेढक नहीं रहेगा तो बेचारा सांप भी भूखे मरेगा, और टिड्डों की संख्या एक से ज्यादा बढ़ेगी जो फसलों को हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी का बढ़ जाएगा, किसी की संख्या एक से बढ़ जाएगी, वो भी हमारे लिए इंडेंजर्ड है, डेंजर वाली स्थिति है। और साथ साथ कोई जानवर भूखे भी मर सकता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया है, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो सभी चीजों को मैनेज करता है खाने के थ्रू, खाद्य श्रृंखला के थ्रू। तो यह वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हर एक भाग जो है ना दूसरे पर डिपेंड है, यानी प्लांट के ऊपर बहुत सारे जानवर, छोटे छोटे पक्षी के ऊपर कोई और जानवर, उन जानवरों पर कोई और निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य घटक भी प्रभावित होंगे। जैसे वन आप धीरे धीरे अगर सपोज गायब करते जाओगे तो एक तरीके से पूरा बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि वन है तो हमारा बहुत सारा जंतु उस पर डिपेंड कर रहा है। चिड़िया घोंसला बना रही है, रह रही है, फिर वो कहाँ रहेगी, उसका तो घर ही हमने खराब कर दिया। फिर उस पर डिपेंड रहने वाले जानवरों का संतुलन बिगड़ेगा, तो वो अपने खाने के लिए फिर जंगल में रहेंगे कि शहर की ओर आने लगेंगे। यही कारण है कि आजकल बहुत सारा न्यूज अगर आप पढ़ते होगे, कल भी मैंने पढ़ा था कि वायनाड में एक जो हाथी है वो शहर की ओर
जाकर के 47-48 साल की जो आदमी था उसको मार दिया था। क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो जो इलाका है, आप उस इलाके का, उस जो जानवरों का जो घर है, उनका आवास है, उस एरिया का यूज भी आज के ह्यूमन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो जानवर है वो तो घबरा के बेचैन होगा, उनका भी तो एक हार्मोन होता है, उनका भी तो एक माइंडसेट होता है, वो भी बेचैन होते हैं। हम अगर किसी अननोन आदमी को सांप अपने ओर आता हुआ देख ले तो हमारी सांस कितनी तेजी से चलेगी। कोई सांप हमारा पीछा करना शुरू कर दे, कोई कुत्ता हमारा पीछा करना शुरू करे, हम कितने बेचैन होते हैं। तो वो भी तो हमारे जैसे बेचैन होते हैं, उनका भी हार्मोन उत्तेजित होता है। इस तरीके से वो गया शहर की ओर और उसने मार डाला उस इंसान को। तो ये क्या है, खाने के लिए या किसी तरह की सिक्योरिटी के लिए जानवर फिर शहरी आवासों की ओर आना शुरू करेंगे, और ये ह्यूमन पे, हम इंसानों पे भी अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा। इस चीज को समझना है। तो पूरा एक तरीके से जो बैलेंस है, बायोडाइवर्सिटी हमारा खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो यही समझाना चाह रहे थे। इस पॉइंट में एक लड़की ने पूछा था पहेली, सपोज पहेली नहीं पूछा था कि अगर एक पेड़ को काट दिया जाए, इतना सारा तो जंगल है, एक पेड़ को काट ही दे तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। हैंड वाला एक लेंस था जो हाथ में लेके हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं। उन्हें छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए, जो पत्तियां खराब हो रही थी उस पर नन्हे नन्हे मशरूम दिखाई दिए, जो कि उग रहे थे। एक तरीके से मशरूम जो है ना, सड़े गड़े चीजों पे भी उगने लगता है, गोबर पे भी उगने लगता है। ठीक है। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपिंडो सहस्त्रपादों जिसको बोलते हैं, चीटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। बहुत सारा छोटा छोटा कीट पत्ती पे लगा था जो हैंडलेस से बच्चों को दिखा, क्योंकि वो जो हैंडलेस था वो किसी भी चीज को छोटी चीजों को बड़ा कर दे रहा था, मैग्नीफाई कर दे रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहां कैसे रहते हैं, उस पत्ती पे आखिर रहते कैसे हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव छिपे हुए हैं, और मिट्टी के बीच में बहुत सारा छोटा छोटा घर भी है। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। मशरूम क्या खाता है तब वो बड़ा हो रहा है, और सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं जो वो बड़ा हो रहा है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये डेड यानी कि मरे हुए पौधों को खाते हैं, और जंतु के उत्तकों को, जंतु के मांसों को, जंतु के टिश्यू को खाते हैं जो मरे होते हैं, और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। खा करके वो उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, या वेस्ट के थ्रू निकाल देते हैं अपने बॉडी पार्ट से, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो हमारे पैरों के लिए एक तरीके से काफी फर्टाइल पार्ट होता है और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का काम करता है ये ह्यूमस, याद रखिएगा। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था, हमने पढ़ा है ह्यूमस क्या होता है। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, ऊपर की जो परत होती है उसमें हमें ह्यूमस मिलता है। मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इस चीज को आगे डिफाइन किया गया है। पादपों और जंतुओं के मृत यानी मरे हुए शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और ये प्रक्रिया डिकम्पोजिशन कहलाती है, यानी अपघटन कहलाती है। जब कभी भी कोई भी मरा हुआ प्लांट, मरा हुआ जानवर जब छोटे छोटे वेस्ट के थ्रू वो ह्यूमस में चेंज हो जाता है और हमारे लिए वो फायदेमंद हो जाता है, उसको अपघटक कहलाते हैं। वो सभी चीजें जो सूक्ष्मजीव हैं, जो बैक्टीरिया है, जो जानवर है, जो इनको हमारे लिए यूजफुल चीजों में चेंज कर रहा है, और ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन या अपघटन कहलाता है। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है, पूरा सिस्टम चला रहे हैं ये लोग मिलके, हमारी उनको जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पौधों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे आके हम इसको बाइंड अप कर देंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जैसे ही पता चलता है पहेली को, वो मृत पत्तियों को हटाती है, ह्यूमस की एक परत को खोज निकालती है। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं, या मृदा में मिट्टी में मिलते रहते हैं। जो भी डेड प्लांट, डेड एनिमल सड़ता है, गलता है, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा, मितोपजीवी जीवों के द्वारा वो एक तरीके से मिट्टी में निर्मुक्त होता रहता है। वहां से ये पोषक तत्व पुनः हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे सजीव पादपों के द्वारा, उनके जड़ों के द्वारा फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूलों द्वारा मतलब जड़ों द्वारा जमीन से हमारे सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टिब्बू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं।
इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। वो तो बड़ा जानवर था तो खा लिया गया, और फिर जो खा के वो लोग वेस्ट रिलीज करते हैं हमारी मिट्टी में, तो वो फिर से हमारे लिए सॉइल में मिल करके सॉइल के लिए एक तरीके से क्या काम करता है, उसके लिए पोषक तत्व का काम करता है, हमारे सजीव पादप के लिए, सजीव प्लांट के लिए, जिससे वन में कुछ भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाता, जबकि सब यूज हो जाता है। जितना भी डेड एनिमल हुआ, डेड प्लांट हुआ, वो सब हमारे वन में, हमारे फॉरेस्ट में यूजफुल हो जाता है एक दूसरे के द्वारा। इस प्रक्रिया के द्वारा ये जो चक्र चलता रहता है, ये जो क्रम बना रहता है, एक के बाद एक काम का होना, इसके थ्रू कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो नेचर अपना काम अच्छे तरीके से कर लेती है बिना किसी हेल्प के। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ, यहां तक किसी को भी डाउट था? जो वो अंडरलाइन पार्ट है येलो कलर से, सपना, मीनू, आयशा, कि वन में जो भी चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कोई भी चीज जो इवन वेस्ट होता है, अपशिष्ट बोल सकते हैं, वो भी वेस्ट नहीं हो पाता, यूजफुल यानी कि उपयोगी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। अब इनको ये जानना है कि आखिर हरा फेफड़ा क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को छोड़ते हैं या निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, यानी हम ह्यूमन बींग्स के लिए, हम एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बैलेंस है, लेने के बाद निकालना, एक तरीके से मुक्त करना, उसको बैलेंस बनाए रखना। जैसे 2 है तो 2 रहेगा, 0.3 है तो 0.003 रहेगा, ऑक्सीजन 21% है, तो इसका जो बैलेंस बनाए रखने में हमारा जो फॉरेस्ट है वो काफी हेल्प करता है, हमारा पेड़ पौधा काफी हेल्प करता है। इसलिए हम वनों को हरा फेफड़ा कहते हैं। या ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है। इसमें आप सोचिएगा तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। ये एक तरीके से पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और उसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान खाना बना के यूज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ऑक्सीजन जंतुओं के द्वारा लिया जाता है। फिर जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अपशिष्ट के द्वारा, अपनी हवा के द्वारा, अपने श्वसन के द्वारा निर्मुक्त करते हैं वायुमंडल में, और फिर पौधे इसका यूज करते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होना, बैलेंस। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बुझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं। मूलों का मतलब यहाँ पे क्या है, जड़, यानी कि रूट को बोला गया है, मूल, एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिया है इन्होंने। जल को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, पौधे का कौन सा पार्ट, रूट एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। जितना पानी लेते हैं, क्या उतना पानी वो यूज कर पाते हैं पौधे? नहीं मैम। जितना लेते हैं उसका कुछ ही भाग वो यूज करते हैं, उसकी अपेक्षा में ज्यादा से ज्यादा पानी वो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया के द्वारा निकाल देते हैं, जलवाष्प के कणों के द्वारा। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होगा? अगर पेड़ कम होंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया कम होगी और ये जो जलवाष्प है वो कम मुक्त होगा। एक तरीके से जो आपका वाटर साइकिल है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का ही आवास नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं जिनको हम जनजाति बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जंगलों में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जो पूरी तरीके से जो उनका लाइफ है वनों पे डिपेंड है। आप सबको पता होगा कि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं, इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं, यानी खाना चाहिए, लकड़ी चाहिए, एक तरीके का उनको कपड़ा भी चाहिए। तो अंडमान निकोबार में जो अंडमानीज एक जनजाति है, शैम्पियन एक जनजाति है, वो लोग उसी के कपड़े पहनते हैं। वो लोग का शहर से हम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। यही वजह है कि जब आप उनके जगह पे जाते हैं तो बहुत सारा ह्यूमन बींग, जब कोई भी इंसान रिसर्च के लिए भी जाता है तो वो लोग के द्वारा पकड़े जाने पे उनकी डेथ हो जाती है, मार देते हैं वो लोग। तो ये है कि वो सारे लोग एक तरीके से वनों पे डिपेंड है। उन्हें भोजन, उनका घर, आश्रय मतलब रहने का जगह, जल, औषधि, वो लोगों को किसी भी, मान लो अगर बुखार हो गया या कुछ हो गया तो उन लोगों को किसी भी तरीके पैरासीटामोल या किसी इस टाइप के दवाओं की जरूरत नहीं है। वो लोग पूरी तरीके से वन पे डिपेंड है, वहीं के कुछ पौधे और पत्तियों और औषधियों का यूज करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक वो औषधियों पौधों के बारे में जानते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग नेचर के जितने करीब रहेंगे उनके बारे में वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे।
पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था। छोटा एक झरना था, वहां से पानी गिर रहा था, पी रहा था। तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। आप सबको पता है जो घने जंगल होते हैं और एक तरीके से पौधों पेड़ पौधे जो जो हिरन है वो क्या खाएगा बेचारा, घास फूस ये तो खाएगा, साथ साथ उसके लिए रहने का आवास भी देता है, जिसकी वजह से उसमें वो छिप जाते हैं, उसमें रहते हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। हिरन क्या मांस खाता है? नहीं खाता है। हिरन का ही शिकार बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये बेचारे छुप के रहते हैं जंगलों में। और ये हो गया बंदर। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वन में हिरन है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। वन में जो जगह था, ये जो जमीन थी, उसको देखना शुरू कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। कुछ देखा होगा वो, फिर उसके जो बहुत सारे ग्रुप के मेंबर थे, बच्चे थे, उसको उन्होंने बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई। लीद का मतलब होता है क्या? वेस्ट प्रोडक्ट। लीद मतलब समझ रहे हो ना, मल हो गया एक तरीके से। मल दिखाया और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर को समझाया। अलग अलग जानवर का जो मल था वो सबका अलग अलग डिफरेंस था, सबके मल में भी अंतर था। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पंख चिन्हों पे आधार पर ही बता देते हैं। जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनको इतना नॉलेज होता है कि किसी भी जानवर का वो मल देख के ही बता देते हैं कि ये हिरन का है, गाय का है या बाघ का है ना। तो उन सबको कहीं ना कहीं मल के बारे में, और पैर के जो चिन्ह होते हैं इसको पद चिन्ह बोलते हैं। पैर के चिन्हों के हिसाब से भी, या तो पैर के चिन्हों से कैसे आप बता दोगे, जैसे मान लो किसी का यहाँ पे पैर का चिन्ह है और हर एक मेंबर है हमारे घर में, तो सबका पैर का छाप ले लो, पता चल जाएगा कि किसका है। तो उन लोगों ने इतनी डीपली स्टडी की होती है पद चिन्हों के बारे में कि आराम से पता चल जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हम सबको भी पता चलता है। बकरी का लीद देखे होगे, छोटा छोटा एज लाइक मतलब छोटा छोटा दाना जैसा आता है। गाय का देख लो, गोबर आता है, एक ही बार में पूरा मतलब एक अमाउंट में आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। तो क्या सब में अंतर है ना? यस मैम। कुत्ते का है तो वो उसका अलग स्ट्रक्चर होता है। तो इतना तो हम सब कॉमन इंसान भी पहचानते हैं। तो इन लोगों को और एनिमल्स के बारे में जानकारी होती है। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। सभी जानवरों का जो एक मल था, मल को क्या करके इकट्ठा करके एक जगह पे सब एक तरीके से डिकम्पोज हो रहा था। वहां पे बूझो ने सबको बुलाया और दिखाया। उस ढेर पर अनेक भृंग मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, कैटरपिलर, लार्वा पनप रहे थे, उस पे उग रहे थे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको खाते हैं, क्योंकि उनका वो खाना है। पनप रहे थे तथा अनेक नवोभिद भी अंकुरित हो रहे थे। और साथ साथ छोटा छोटा जो बेबी प्लांट है, जब सीड गिरता होगा वहां पे तो बेबी प्लांट भी आ जाता होगा, तो नवोभिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोभिद कुछ साकों और झाड़ियों के हैं, यानी कि कुछ जो साक और झाड़ी वगैरह जंगल में आपको दिखता है, झाड़ी और कुछ बड़े बड़े साग के पेड़, वो उसमें बड़े हो रहे थे और उन्हीं का जो वो पौधा था, क्योंकि वो पहचान गए थे प्रोफेसर अहमद, तो बता दिए कि ये किसका पेड़ है। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। जंतु भी क्या करता है कि कुछ जो प्लांट है उनके बीज को एक तरीके से फैलाने में, प्रकीर्णित करने का मतलब होता है उसको फैलाने में और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब कैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं, तो मान लो आपने कोई अमरूद खा के फेंक दिया, कुछ खा के किसी का सीड्स फेंक दिया, जैसे कि मान लो नारंगी का फेंक दिया, उधर से आया बहुत सारा गाय आया और उसको खाते खाते साथ में वो अपने पैरों में लगाया और ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया। मान लो यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे पानी है, उसको मिट्टी और पानी मिल गया, तो वहां पे वो फिर अंकुरित होने लगेगा। तो प्रकीर्णित करने का मतलब डिस्पर्सल, बीजों को फैलाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जानवर भी काम करते हैं बीजों को। बीज कैसे कैसे जा सकता है, तो इंसान के द्वारा भी जा सकता है। इंसान भी कई बार क्या करते हैं, खा के कूड़े में फेंक देते हैं, तो कूड़े पे भी देखो कभी कभी छोटा छोटा पौधा आ जाता है। जानवर भी कभी कभी खा के या अपने पैरों के पंजों के थ्रू इधर उधर फैला देते हैं। साथ साथ ये जो आपके छोटे छोटे एनिमल्स जो दिख रहे हो उनके द्वारा भी ये प्रक्रिया होती है। हवा भी क्या करता है, सीड को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा देता है। बरसात के द्वारा जो पेड़ में बहुत सारा जो बीज होता है, बरसात के पानी में बह के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो डिस्पर्सल होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, और हिंदी मतलब प्रकीर्णित, यानी प्रकीर्णन करना, उसको फैलाना, स्प्रेड करना बीजों को। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। कैसे, एक प्लांट है तो उसके बीज को कैसे जनरेट करने में, उसको रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। जंतुओं को क्षयमान गोबर जो था नवोभिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान कर रहा था। आप सबको पता है कि गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं, तो सारे एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मल है, उससे भी तो आप खाद बना सकते हो। तो ये एक तरीके से उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, ये जो गोबर हो गया, जंतुओं के मल हो गए। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया,
पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है, पादप क्या करता है, कोई भी प्लांट बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांट के वेराइटी हैं उनको भी आश्रय देता है, क्योंकि वन में छोटे प्लांट भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। साथ साथ कुछ शाकाहारी जंतुओं के साथ साथ बड़े बड़े मांसाहारी जंतु भी रहते हैं, उनको भी क्या देता है, भोजन देता है, घर भी देता है। शाकाहारियों, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, दीवार पे उगा एक पौधा, ऐसा देखोगे, मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहां पे ऐसा फूटा हुआ एक जगह था और उस दीवार पे ये पीपल का वृक्ष निकल आया था। थोड़ा बड़ा हो गया काफी, मतलब समझो कि 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 1 सेंटीमीटर आराम से। तो सबने बोला कि पीपल का जो पेड़ अगर घर में निकलता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो मेरे से गलती हुई, मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मुझे पेड़ों से थोड़ा लगाव है, मैंने ये गलती कर दी, क्योंकि सबने बोला ये अच्छा नहीं मानते, इसलिए फेंक दिया। घर में नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो दीवार पे उगा एक पौधा इस तरीके से निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे, देखे हो? यस मैम, जी मैम, यस यस मैम। ये पीपल ही है ना, कुछ और तो नहीं है? पीपल ही है। पीपल ही है मैम। हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत पेड़ पौधे के बारे में पता है। पहेली को याद आया कि उसने अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। क्या आप यह समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वहां कैसे उगाया? कई बार क्या होता है ना कि आस पास में आपके जो किसी भी तरीके का वृक्ष होता है, तो उसका जो सीड है हवा के थ्रू, बरसात के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। तो दीवार पे कैसे आया होगा? हो सकता है कि कोई बर्ड्स वहां से कुछ चुग के आया हो, खा करके आया हो, उस दीवार के पास उसने छोड़ दिया हो, या हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उड़ के आया हो। हमने देखा नहीं, बट हम ऐसा बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा हुआ होगा, क्योंकि डिस्पर्सल ऑफ सीड जो बेटा बहुत तरीके से होता है। कई बार किसी इंसेक्ट के द्वारा होता है, कई बार चींटियों के द्वारा होता है, कई बार हवा के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा होता है, और हम इंसानों के द्वारा भी होता है। कि एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। शाकाहारी अगर जंगल में अधिक है, इसका मतलब कि मांसाहारी लोग किसको खाते होंगे? अलग टाइप के एनिमल्स को, अपने से छोटे एनिमल्स को जो शाकाहारी होते होंगे उनको खाते होंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, माइंड मत करना। बहुत सारे लोग जैसे चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, या फिश खाते हैं। तो वो क्या खाता है? मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी गंदा देखोगे मट्टी वट्टी खाती है, और चिकन यही सब ना खाता है, साथ साथ दाना खाता है। तो एक तरीके से क्या है, शाकाहारी ही है। तो उसको बड़े बड़े एनिमल्स जो मांसाहारी हैं, जैसे ह्यूमन भी मांसाहारी है, वो खा जाता है। जू में, चिड़ियाघर में जाओगे तो चिकन का टुकड़ा शेरों को दिया जाता है। तो वो बेचारा किसका खाना बन गया? उस मांसाहारी जानवर का। तो शाकाहारी जहां पे अधिक है, कहीं ना कहीं वो मांसाहारियों के लिए भोजन की अच्छी उपलब्धता प्रतीत होती है, दिखने को मिलती है। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। एक से अधिक वेराइटी अगर आपको जंगल में दिख रहा है, तो एक पूरा जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छा है। वो जो एक बोलते हैं ना डाइवर्सिटी में, जो है ना, वो सबके लिए एक तरीके से पूरा मौका दे रहा है, और तरह तरह का जो हर एक टाइप का जो सीड है, हर एक टाइप का जो प्लांट है, उसको रिप्रोड्यूस करने में, उसके बढ़ने में, उसको उगने में सहायता करता है। कौन? हमारा वन। अब घटक कौन होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, मितोपजीवी जीव, जो मतलब एक तरीके से वेस्ट पदार्थ को इंपॉर्टेंट चीज में बदल देते हैं, उपयोगी चीजों में बदल देते हैं। वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसी को तो डिकम्पोजर कहते हैं, आप घटक कहते हैं। जैसे चील है, अब किसी भी देखोगे चीलों की संख्या चीलों की संख्या में कमी आने की वजह से आजकल जहां तहां आप जैसे जानवरों का जो मांस देखते होगे इधर उधर, जैसे कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, उसकी जो डेड बॉडी है बहुत दिनों तक सड़क के किनारे पड़ी रहती है। चील जब ज्यादा हुआ करते थे तो वो उनको चूक करके ले जाते थे, खा जाते थे, और हमारा इन्वायरमेंट को क्लीन रखते थे। अब हालांकि इनकी संख्या कम हो गई है, तो एक तरीके से वो पूरे इन्वायरमेंट को साफ, इन्वायरमेंट क्लीनर कहा जाता है। हमारे इन्वायरमेंट क्लीनर कहलाते हैं चील, और इस तरीके के जो गिद्ध होते हैं, जो डेड जो बॉडी है उसको खा के इंपॉर्टेंट चीजों में बदल देते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रखते हैं। तो इस तरीके का जो जीव है, एक तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है। वन क्या है? एक गतिक सजीव इकाई है। गतिक का मतलब क्या होता है? गति करने वाला। सजीव का मतलब क्या होता है? लिविंग, जिंदा। जिंदा का मतलब जिसमें जनन होता है, वृद्धि होता है, बढ़ते हैं, वो वैसा यूनिट है। क्योंकि वनों में सारे लोग जो है ना अपना अपना जनन कर रहे हैं, अपना अपना खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं। जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है हमारे वन। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। जो ग्रुप एक चला था घूमने के लिए वन की ओर, टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी, मतलब डायरेक्ट आकर के अर्थ पे नहीं गिर रहा था, जमीन पे नहीं गिर रहा था। वन
यहाँ पे देखो, वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी। जैसे वितान जो है ऊपर वाला पार्ट जो मैंने बताया, कैनोपी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, वर्षा की बूंदों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने ऊपर ले लेगा। जब क्योंकि ये तो गिरेगा तो सबको मिल जाएगा ना, ये ऊपर वाले पार्ट को, यानी शिखर को, टॉप को, तो ये गिरेगा तो विच्छिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा और सब पार्ट को मिल जाएगा, सारे लीव्स को मिल जाएगा। अर्थात छोटी छोटी फुहारों में बट जा रहा था। ठीक है। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं यानी उसके ब्रांचेज, एक से ज्यादा जो पेड़ों का ब्रांचेज होता है उसकी पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। पहले तो ऊपर वाले पार्ट को मिलेगा ना, जैसे छत आपने बनाया है, चार फ्लोर है, 5 फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, तो पहले तो टॉप फ्लोर पे आएगा, फिर धीरे धीरे मान लो अगर कहीं पे छोटा सा सिंक लगा है तो फिर धीरे धीरे होता हुआ वो फिर सेकेंड फ्लोर, फिर लास्ट फ्लोर पे आएगा और नीचे होता हुआ नालियों से बह जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले टॉप वाले प्लांट को, टॉप वाले पौधों को पानी मिलता है, फिर उसके नीचे वाली इस ब्रांचेज को, उसकी पत्तियों को और छोटे छोटे झाड़ियों को, फिर होता हुआ जड़ों में चला जाता है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी, कई स्थान पे भूमि जो मिट्टी है अब भी सूखा था। आखिर ऐसा क्यों? लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई, आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ गीली गीली हो गई थी। जो आधा घंटा बारिश होता है उसके बीच क्या होता है, जो छोटा छोटा पत्ती जो गिरी रहती है, पेड़ों की जो पत्तियां गिरी रहती हैं, अब थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले पानी टॉप पे आया, फिर उसके बाद उसकी झाड़ियों पे आया। इस तरीके से होते होते धीरे धीरे आपके जमीन पे आता है और तब पत्तियां जो है ना गीली हो जाती हैं। लेकिन वन में कहीं भी जल जमाव नहीं दिखाई दिया। कारण ये है कि जो पहले पानी ऊपर आया, फिर छोटे पे आया, फिर छोटे पे आया, फिर पत्तियों को मिला, और थोड़ा बहुत जो पेड़ों के प्लांट से होते हुए वो आपके जड़ों से के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। जड़ ज्यादा थे। वन में क्या होता है, लॉट्स ऑफ पेड़ होते हैं, लॉट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा सारे पानी को एब्जॉर्ब करके एक तरीके से नीचे हमारे जो लैंड के अंदर भी उनकी जो जड़ें होती हैं वहां पे भेज देते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट है वाटर का जो साइकिल है उसको बैलेंस करता है, तो पानी को रिस रिस के हमारे जमीन के अंदर पहुंचा देता है। ये सब पढ़ाया है ना मैंने? यस मैम। आप लोग चिटचैट तो नहीं कर रहे हो? क्या मैम आप जितना फास्ट पढ़ाती है ना उधर से चैटिंग भी उतना ही फास्ट होता है, लेकिन आज ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग यहाँ पे। कहीं नहीं दिखाई दिया। बुझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा अगर उसके शहर में हुई होती तो नाले सड़कें पानी से भर गए होते और लबालब हो गए होते, और वो जो कई बार इतना पानी हो जाता है कि हमारे घर के आंगन तक भी आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताया गया कि ये जो पानी है कैसे हमारे जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां पे किसी तरीके का जल जमाव नहीं हुआ। ये आपको दिखाया जा रहा है, शहर का इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, गाड़ियों से पॉल्यूशन निकल रहा है, और यहाँ पेड़ पौधे हैं और यहाँ भी गाड़ियों से पॉल्यूशन निकल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट देखिए, दूसरा देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे सांप है, हिरन है, एक साइड एक पेड़ सूख चुका है, इस पे पेड़ पौधे हैं और इस पे चिड़िया है। जो पेड़ सूख गया है क्या वो किसी भी जीव के लिए आवास का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो जो पेड़ हरा भरा है, जिसपे ब्रांचेज है, वो बहुत सारे बर्ड्स को, बंदर को, सांपों को भी जगह देता है, आश्रय देता है, आवास देता है रहने के लिए। तो ये समझाया गया है। 1 to 3 पे आ जाओ। और यहाँ की स्थिति देखो, यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होने की वजह से लबालब हो गया पानी और सारे लोग डूबने लगे, सामान डूबने लगा, लोग घरों की छतों पे आ गए रहने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए ये महिला को क्या दिक्कत हो रही है, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। वन अपरोपण का मतलब वनों को जो आप डे बाय डे कटिंग कर रहे हो, काट दे रहे हो, पूरी तरीके से साफ कर दे रहे हो, जंगल का जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं हम अपने स्वार्थ में, फैक्ट्री लगाने के लिए, घर बसाने के लिए, खेती करने के लिए। यह बहुत ही डेंजर है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इतना तो हम लोग को भी दिमाग है क्या क्या करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये जो इमेज के थ्रू क्या बताया गया है, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ने लगेगा। यानी कि कार्बन इमिशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, उसके लिए ये क्लाइमेट चेंज एक तरीके से इशू, ये हमेशा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा आपको दिखेगा हर बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो इन्वायरमेंट में ज्यादा हो रहा है, गाड़ियां ज्यादा चला रहे हैं, आप पेड़ कम लगा रहे हो, पेड़ को काट रहे हो, तो फिर ये तो बैलेंस खराब होगा ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा ही इन्वायरमेंट में। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बैलेंस को कैसे बनाएंगे वो? पेड़ों और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद और आश्रय नहीं मिलेगा। दूसरा वाला ये बता रहा है कि अगर इसमें पेड़ जिसपे जहाँ पे पेड़ है वो
एक तरीके से आवास भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है। जो जिसके पास है ही नहीं, जो पेड़ एक तरीके से बंजर हो चुका है या जो जगह बंजर हो चुकी है, वो क्या खाना देगा, आश्रय देगा? नहीं देगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। कहीं पे भी बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे पेड़ों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। जड़ क्या करता है, पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ों के थ्रू सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके अपने जड़ों के द्वारा उसको कहाँ भेजते हैं, भूमि के अंदर भेज देते हैं, और वाटर का जो साइकिल है उसको बनाए रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ये चीज पता है आप लोगों को? यस मैम। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे वाटर साइकिल मैनेज होता है, पेड़ क्या करते यस हैं? मैम, क्लियर है सब। यहाँ पे ये तीन जो है ना, इसके थ्रू ये जो डायग्राम शो किया गया है, इसी स्थिति को बताया गया है। और लास्ट वाले तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे महिला को क्या दिक्कत हो रही है। एक ऊपर में आई थिंक छूट गया है, उसे हम लोग देखते हैं। ये छूट गया है। समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं। जिस फ्लो से बारिश बरसता है, उस फ्लो से अगर पेड़ ना हो तो पूरी नालियां भर जाती हैं। शहरों की बात करो, पूरे आपके शहर लबालब हो जाते हैं। मोटर गाड़ी, साइकिल, इवन दिल्ली जैसा जो शहर है वो डूब जाता है और कार वार का चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं बड़े बड़े पेड़ और वनस्पति, जब वर्षा जितनी तेजी से आता है उसके स्पीड को कम कर देते हैं अपने ऊपर बारिश की बूंदों को लेके। फिर उनसे भी छोटे छोटे पेड़ हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनसे भी छोटे घास है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सब अपनी जड़ों के द्वारा पानी को नीचे भेज देते हैं, जिससे जो जल जमाव है वो कम हो जाता है। और क्या 500 लीटर पानी ऊपर से आप गिरा के देख लो, नल खोल के देख लो, आपकी बाल्टी भर जाएगी, क्योंकि बाल्टी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। और आप जैसे पानी अगर मान लो ये आ रहा है, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके बैलेंस करेंगे। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स जड़ों के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, नीचे भूमि के अंदर भेज देंगे। मूल तंत्र, रूट सिस्टम जो है, मूल तंत्र किसको बोलते हैं, रूट के सिस्टम को। रूट का जो पूरा जाल है, ये बड़े बड़े पेड़ क्या लगता है आपको, आप अकेले उखाड़ पाएंगे? इनको काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई जाती हैं। इनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जमीन की गहराई में इतनी दूर तक जकड़ी होती हैं, दूर दूर तक, सैकड़ों मीटर तक। कभी कभी जो पेड़ है, बनियान ट्री देखना, बरगद का पेड़, उसकी जड़ें देखना, देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। जल के भूमि में अवस्त्रावित होने में सहायक होता है। यानी ये रूट सिस्टम क्या है, पूरा जलों का जो जाल है, जड़ों का जाल, वो पानी को नीचे भेजने में हेल्प करता है। मूल तंत्र बोलते हैं, यानी कि जड़ तंत्र, जड़ सिस्टम, रूट सिस्टम बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में मूल तंत्र या जड़ तंत्र भी बोल सकते हो। आगे देखिए, ऊपर कुछ तो नहीं है, नहीं। छह मान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। जैसे मान लो कुछ भी, जैसे बहुत सारा डेड प्लांट लीफ है, बहुत सारा डेड प्लांट है, बहुत सारे डेड एनिमल्स के बॉडी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके भूमि के ऊपरी परत पे ह्यूमस बनाते हैं, डिकम्पोज होके, आप लोगों को पता है, बताया है, धीरे धीरे क्षय होकर के, धीरे धीरे डिके होके, डिकम्पोज होके क्या ह्यूमस ही बनाएंगे ना। तो वो जो साड़ी उनकी जो ह्यूमस की लेयर है वो ऊपर वाले परत को ढकी रहती है। और मान लो पेड़ों की पत्तियां ही है, सूखी हुई पत्तियां, वो झड़ती हैं तो वनों में झड़ के खुद ही गिरती हैं, कोई गिराता तो नहीं है। वो इतना इतना भारी हो जाता है ना, पत्तियों का बड़ा बड़ा, आप लोग गांव में देखे होंगे, लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं सुबह के समय, तो पेड़ों से इतना इतना पत्तियों का एक जमावड़ा निकाल देते हैं सुबह सुबह जब झाड़ू लगाते हैं, और इतना जमा हो जाता है, लेकिन उसको जला के नीचे सबसे ज्यादा पत्तियां झड़ती हैं। हाँ, और वो जमा देते हैं, उसको जला भी देते हैं, एक जगह जमा करके उसको जला देते हैं। जलाना नहीं चाहिए उनको, इस प्रक्रिया के थ्रू उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो स्पंज की भांति हो जाते हैं, और हम उनके लिए, पेड़ों के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए भी हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर इस स्पंज में पानी जाएगा तो क्या वो डायरेक्ट नाला की तरफ बहने लगेगा? नहीं ना, वो तो स्पंज की तरफ सोख लेगा। स्पंज देखे हो ना, स्पंज खाने वाला भी स्पंज बोलो, अगर उसको गाड़ दो, स्पंज खाने वाले स्पंज को, तो वो पूरा एक तरीके से पानी को निकाल देगा, वो जो उसका स्वीट स्वीट एक तरीके से रस होता है वो, और जैसे उसको डुबा दो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर स्पंज एक और आता है, स्पंज बार, जो आप अपने घरों में भी कई बार यूज करते हो, सोफों में भी भरा रहता है, गद्दों में भी, उसको पानी में डाल दो, वो अपने अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से एक स्पंज की भांति ये सभी क्षयमान पदार्थ काम करते हैं और हमारे भूमि के जल के स्तर को बनाए रखते हैं। कहीं भी इस तरीके के वन के एरिया में पानी की कमी इसलिए कभी जल्दी नहीं हो पाती, और जो पेड़ है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। वर्षा जल की बूंदें धीमे धीमे वृक्षों से टपकती हैं और भूमि में अवस्त्रावित हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, वितान की सबसे, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, हाँ पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग को यहाँ से कवर करना है। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है, आप सबको पता है। आप लोगों के यहाँ क्या होता है, मैंने तो देखा है पटना में अगर बारिश हो तो पूरा जाम ही हो जाता है। पटना और न्यूज में देखा है कि दिल्ली में अगर बारिश हो तो जमाव ही हो जाता है। आप लोगों के आसपास क्या होता है, बताइए, कोई एक बताइए। मैम ज्यादा दिनों तक बारिश होगी तो मैम जाम हो जाता है, खेतों में पानी लग जाता है मैम। हाँ, खेत भी भर जाता है। जी, हाँ। बोलिए।
कोई और यस भी मैम। बोल जी बोलिए ना, कोई और भी बोल रहा था और शायद। पोखर तालाब भी भर जाता है मैम, हुँ, ज्यादा बारिश होने की वजह से। हाँ, गड्ढे वड्ढे जितने भी रहते हैं। जी। तो इस तरीके से जो कहीं भी देखोगे, अगर एक ज़्यादा अगर अमाउंट में वर्षा हो गई तो ये जल जमाव की प्रक्रिया हो जाती है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन क्या करते हैं, वर्षा जल की प्राकृतिक अवशोषक का काम करते हैं। एक तरीके से वो नेचुरल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, खुद ब खुद अपनी जड़ों के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करके भूमि जल के स्तर को बनाए रखते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वर्ष भर का मतलब गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर एक सीजन में पानी की उपलब्धता को बनाए रखता है। वह न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। कभी भी उस जगह पे जल जल जो है जल का एक तरीके से देखोगे ना, कई जगह पेड़ जो नल है वो सूख जाता है। जहाँ कहीं भी जल अगर पेड़ ज्यादा है तो वहाँ कभी भी जल की समस्या जल संकट उत्पन्न नहीं होगा, वहां हमेशा जल की आपूर्ति मिलेगी आपको। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। जाहिर सी बात है, जहां पेड़ ना हो तो पानी तो बहाओगे तो डायरेक्ट बहता हुआ आगे चला जाएगा और भर जाएगा वो जगह, ज्यादा देर तक अगर बरसात होती रही तो। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा अगर तेज वर्षा हो रही है तो ऊपर वाली जो ह्यूमस वाला पार्ट होता है उसको भी बहा देती है ज्यादा तेज वर्षा। लेकिन वही घने बन रहे तो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और धीरे धीरे उससे भी छोटे पेड़ों को फिर घासों को वो पानी मिलता है और इस तरीके से ऊपर की परत को नहीं बहा पाते। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। जो पेड़ होता है वो देखोगे मिट्टी को अपने में बहुत तेजी से पकड़ा रहता है, जोर से। तो एक तरीके से मिट्टी को पकड़े रखते हैं, तो क्या मृदा का जो अपरदन है, यानी कि मृदा जो है ना वहां से बह के दूसरे जगह नहीं जा पाती है। जैसे मान लो कहीं पे भी अगर मिट्टी आप रखे हो, 2 बाल्टी पानी मारो तो वो मिट्टी बह जाएगा। लेकिन अगर वही जंगल की कहानी है और पेड़ों की कहानी है तो मिट्टी जो है ना जड़ों के द्वारा बहुत तेजी से जकड़ा रहता है। वो पानी अगर वहां पे डालोगे तो जल्दी मिट्टी कभी नहीं बहेगी। एक तरीके से क्या होता है, वो जो मिट्टी है उसके बहाव नहीं हो पाता क्योंकि जड़ों के द्वारा बंधा रहता है। लेकिन पेड़ों की जो अनुपस्थिति है, मृदा जो है वर्षा जल के साथ बह जाता है और मृदा का अपर्दन हो जाता है। किसका अपर्दन होगा? अपर्दन का मतलब वहां से बह करके दूसरी जगह चले जाना और वहां पे मिट्टी का कमी हो जाएगा। फिर लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे समय बिताया। जब बरसात हो रही थी तब की बात, जब वापस लौट रहे थे वो लोग। गांव का मौसम काफी सुहावना था। जाहिर सी बात है, शहरों की अपेक्षा में गांव का जो मौसम है वो ज्यादा क्लीन और अच्छा नजर आएगा। कंपेयर करोगे ईच एंड एवरीथिंग में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, साथ साथ आज पॉल्यूशन कितना हुआ, जब आप खुद इस चीजों को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाओगे जब आप शहर और एक गांव के लाइफ को कंपेयर करोगे तो। नो डाउट शहरों में जो सुविधाएं हैं वो आपको हर एक गांव में नहीं मिल पाएंगी, कुछ गांव ही ज्यादा डेवलप है। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। जो जाहिर सी बात है, पेड़ हमारे वर्षा को कराने में भी हेल्पफुल होते हैं। हवा भी ठंडी रहती है, साथ साथ ध्वनि का प्रदूषण भी कम होता है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ तक का काम कर रहा है। एक तरीके से जो साउंड पॉल्यूशन है, जो दिन रात हर जगह डीजे गाना और ये सब चीजें चलती रहती है, उसके पॉल्यूशन, उसका जो साउंड है उसको भी एब्जॉर्ब कर दे रहा है आपका प्लांट। सोचो कितना फ्रेंडली है। वाटर पॉल्यूशन को मैनेज कर रहा है, आपके सॉइल इरोजन को हेल्प कर रहा है, साथ साथ आपका जो साउंड पॉल्यूशन है उसको भी खत्म कर रहा है, आपके लिए वाटर का जो मैनेजमेंट है वो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेजमेंट कर रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल बनाए रख रहा है। कितना सारा काम कर रहा है पेड़ और वन, सोच सकते हो आप। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जो जहां पे वो लोग टिके थे, उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस गांव के, उस क्षेत्र के जो गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। वो जो गांव था, वहां पे जो खेत था, उसके बारे में बच्चों ने जब इतिहास पढ़ा उस गांव का, तो पता चला वो जो खेत आज दिख रहा है, पहले वहां 60 वर्ष पहले जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों को काट करके वो आज खेत का स्वरूप दिख रहा है। हम सब ने देखा है कि लोग अपने खेती को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए, ज्यादा फसलों को उपजाने के लिए जो जंगल का जंगल, पेड़ का पेड़ काट दे रहे हैं। अक्सर होता है गाँव में भी ऐसा हो रहा है आजकल। यस मैम। के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे, एक मिनट, जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था, गांव का जो एरिया था इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। तो कहीं ना कहीं वो गांव पहले उतना छोटा क्यों था? क्योंकि जंगल ज्यादा थे तो आबादी कम होगी और उतना बड़ा एरिया भी नहीं होगा।
यह वनों से घिरा हुआ भी था। वो जो गांव था वो काफी जंगलों से घिरा था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। हर एक लोगों को चाहिए अपना कुछ ना कुछ बनाना है, टेबल है, फर्नीचर है। अच्छी क्वालिटी का पेड़ इसी वजह से ज्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो काट दिए जाते हैं। शीशम का होगा, सेलम का, शिमल का हो गया, मतलब काट दिए जाते हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था। कैसे होगा जब वनों का वन आप उजाड़ देंगे तो उनका पेड़ रहेगा ही नहीं, तो उनकी सीड कहाँ से आएगी, और सीड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पेड़ जब ज्यादा नहीं होंगे तो वर्षा के पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग उनका ह्यूमस नहीं मिलेगा, तो कैसे ग्रो करेंगे वो। और पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चढ़ाई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। कुछ जो जंगल बचा है वन, वो जो पालतू पशु है उनके द्वारा चढ़ लिया जाता है, जिससे क्या होता है ना, ऊपर का जो लेयर होता है ना, जानवर बेचारे को उतना पता नहीं है, तो चढ़ने के कारण वो जो वन का जंगल है, घास का मैदान, वो सब खत्म हो जा रहा है क्योंकि आप लगा नहीं रहे हैं, जनन हो ही नहीं रहा है, रिप्रोडक्शन हुआ नहीं पेड़ों का, तो आप चढ़ाओगे जितना भी बचा होता तो खत्म होगा ही। और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के होने के कारण ये सभी लुप्त होने के कगार पे हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। अब जरूरी है कि हम उस तरीके से सब चीज को सोचें, प्लान करें, इनिशिएटिव लें कि कैसे हम वन के साथ साथ पर्यावरण को भी हम बचाए रखें और साथ साथ हमारा भी विकास, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी जरूरतें भी पूरी होती रहे। बट पूरी तरीके से एक चीज को बसाने के लिए दूसरे चीज का विनाश करना ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। उसका परिणाम आज ना दिखेगा, आने वाले जनरेशन को उसका परिणाम अच्छे से भुगतना पड़ सकता है। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र भी बनाए, जैसे ऊपर में जो इमेज था आप लोग देखे होंगे। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश का मतलब होता है शॉर्ट में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। ये आप लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक हो गया, आपको वनों के महत्व के बारे में लिखना है। वन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में 200 शब्दों में लिखना है। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो भी बच्चे थे लिखे थे, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को घर और आवास प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखते हैं, क्योंकि वाटर का जो लेवल है उसको मैनेज करता है। कैसे, अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। साथ साथ वन हमें गोंद के साथ साथ औषधीय प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, हमारे लिए काठ, हमारे लिए लकड़ी और अन्य उपयोगी खाने के सामान भी एक तरीके से उपलब्ध कराते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अगर मान लो ये जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। अगर वन लुप्त हो जाए तो ये सभी जो चीजें वन हमारा जो कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमको, वो एक तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा और ये थ्रेटन हो जाएगा, हम सब के लाइफ के लिए इंडेंजर वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए।